डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG ड्रीम स्टडी। आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान जो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ MIMCQS यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने आपको बताए हुए हैं पार्ट 1 में। आप पार्ट 1 जाकर देखिए और इसके बाद फिर जो पार्ट 2 है इसमें आप ध्यान दीजिए। इसमें पार्ट 1 में जो आपको बताया गया है उसके अलावा पार्ट 2 में जो बताया गया है, इन दोनों चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए और अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे चुनिंदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में तो देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसमें आपको विश्वास दिला दें कि पिछली बार भी जो हमने MCQ वगैरह जो कुछ भी तैयार किया था या बनाया हुआ था बच्चों के लिए, जो कुछ भी लेसन या क्वेश्चंस बताए हुए थे, इसके लिए उसमें आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आया था और वो बच्चों ने रिप्लाई भी अच्छा खासा किया था। इस बार भी मुझे आशा है कि पूर्ण आशा है कि क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इनसे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और आप अच्छे नंबर प्राप्त भी करेंगे, इसका वादा है। आगे फिर क्या है कि चलिए देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है वो है कि कौन सा अम्लीय लवण है। तो इसमें जो कौन सा अम्लीय लवण है, इसमें आपको NaCl दिया है, Na2SO4 दिया है, फिर इसके बाद फिर NaHSO4 दिया है, KCN दिया है। तो इसमें अम्लीय लवण कौन सा है? ये KCN है। आगे बात किया जाए कि Fe2O3 प्लस 2Al गोज टू Al2O3 प्लस 2Fe में इसमें अभिक्रिया कौन सी हुई है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविभाजन अभिक्रिया। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया हुई है। और आगे लेड नाइट्रेट जो है, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुई है? Al जो है Fe को विस्थापित कर दिया है और यहाँ पे अपने देखिए Fe की जगह पे Al आ गया, यानी Fe को विस्थापित कर दिया है, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का ट्वाइस। अब आगे है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? अम्लीय अगर विलयन आपका कोई है और अम्लीय है तो इसका pH मान आपका होता है 7 से कम। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है, और 7 होता है तो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। तो आप दोनों क्या तीनों प्रकार के विलयन जाने कि कब उदासीन होगा, कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा। तो आप इसको ज़रूर देखें और तैयार कर लें। आगे है कि लघु परिपथ के समय, जब लघु परिपथ का समय होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसमें आपको बता दें कि बहुत कम हो जाता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। कब? लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। आगे जो होता है मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं। आखिर क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। आगे अगला जो क्वेश्चन है ये है कि किसी दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक की कितनी है? -15 सेंटीमीटर हैं। तो दर्पण या लेंस संभवतः कौन सा होगा, यानी दर्पण कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा? दोनों लेंस अवतल होंगे, यानी दोनों जो हैं यानी दर्पण और लेंस दोनों अवतल होंगे, दर्पण और लेंस दोनों उत्तल होंगे, दर्पण अवतल होगा और लेंस उत्तल होगा। इसमें से आपको बता दें कि दोनों लेंस इस स्थिति में क्या होते हैं? अवतल होते हैं। तो आगे अब ये है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है? जनित्र है यानी जनरेटर जिसको आप बोलते हैं, इसे गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है और मोटर है। तो आपको बता दें कि जनित्र जो है यानी जनरेटर जो है ये आपका विद्युत धारा उत्पन्न करता है। एंटीमनी है, तो एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है और मिश्र धातु है। इसमें से आपका एंटीमनी जो है वह क्या है? धातु है। आगे आपको बता दें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? C2H6, C2H4, CH4 और C3H8। इसमें से आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ये C2H4 है। आगे आपको बता दें कि प्रोपेनल, प्रोपेनॉल नहीं है, प्रोपेनल है, इसका क्रियात्मक समूह क्या है? C2H4 है, C2H6 है, OH है, CHO है।
तो CHO जो है ये आपका प्रोपेनल समूह, प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है। जो ये OH है ये तो प्रोपेनॉल का होता है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप का होता है। आगे जो है वह एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एसिटिक अम्ल ही होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेनोइक अम्ल होता है। तो आपको बता दें कि वह एथेनोइक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल का नाम, क्योंकि 2 कार्बन होते हैं तो इसलिए मेथ में 1 कार्बन होते हैं, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, तो उसमें 2 कार्बन होते हैं इसलिए एथेनोइक अम्ल होगा और OH ग्रुप होता है। तो अब देखिए एक तत्व ऐसा है जिसके क्लोराइड का सूत्र क्या है? MCl2 है, यानी कि M कोई अन्य तत्व है और इसके साथ क्लोराइड का सूत्र क्या है? MCl2 है। तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो आपको बता दें कि Cl पर -1 होता है। ये 2 कहाँ से आया? M की संयोजकता रही होगी, तो यहाँ पे संयोजकताएँ जो होती हैं वो क्रॉस हो जाती हैं, तो इसकी संयोजकता इस पे चली आई, इसकी संयोजकता इस पे, तो 1 चला गया इस पे, तो M कितना हुआ? 1, और इसकी संयोजकता M की संयोजकता 2 आई है, तो यहाँ पे यानी इस M की संयोजकता कितनी है? 2, और ऑक्साइड की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, यानी ऑक्सीजन पे -2 होता है और इस पे +2, तो इसलिए दोनों संयोजकताएं आपस में कट जाएंगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो MO जो होगा ये आपका ऑक्साइड का सूत्र होगा। वृक्क का कार्य क्या होता है? वृक्क कहिए, किडनी कहिए, तो ये वृक्क का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, परिवहन। तो इसमें से आपको बता दें कि उत्सर्जन यानी वृक्क का काम ये होता है कि उत्सर्जन करना, यानी कचरे को बाहर निकालना। आगे ये है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, तो किसकी पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? पुदीना, ब्रायोफिलम जिसको अजूबा कहते हैं, आलू और सभी। तो ब्रायोफिलम की पत्तियों के जहाँ जहाँ कट होता है वहाँ वहाँ किनारे से कलियाँ निकलती हैं, यानी नए पौधे निकलते हैं। तो ब्रायोफिलम ही वह पौधा है जिसकी पत्ती पर कलियाँ निकलती हैं, बाकी किसी पर नहीं निकलते। तो आगे देखिए, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं, तो आनुवांशिकता के जनक या आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? मूलर, ग्रेगर जॉन मेंडल, J.D. वाटसन और डार्विन। तो इसमें से आपका ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो आनुवांशिक विज्ञान के यानी आनुवांशिकता के जनक हैं। आगे है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है, केंचुआ में होता है, तिलचट्टा या कबूतर में होता है। तो आपको बता दें कि इसमें हाइड्रा में आपका जो मुकुलन की क्रिया होती है। आगे मानव में मादा जनन यानी जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां, तो उसमें जनन का भाग नहीं है। देखिए नहीं को ध्यान में देना है, जनन का भाग आप देखने लगे, तो इसमें नहीं कौन सा है, यानी कौन सा मादा जनन अंग नहीं है? शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी पुरुष में पाया जाता है, गर्भाशय मादा में पाया जाता है, अंडाशय मादा में पाया जाता है, डिंब वाहिनी भी मादा में पाया जाता है। इस तरीके से आप ये कंफर्म कर लिए होंगे कि ये भी नर, ये भी मादा, ये भी मादा, ये भी मादा। तो मादा जनन अंग ये सब हैं, इसमें से कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिनी यानी शुक्राणु या शुक्रवाहिनी जो होती है। तो शुक्राणु जिस वाहिनी से या जिस नस से जाते हैं शुक्राशय में, उसी को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी ये आपका नर जनन अंग है, मादा जनन अंग नहीं है। तो नहीं पूछा है कि मादा जनन अंग नहीं है, तो इसलिए शुक्रवाहिनी आपका सही आंसर होगा। तो बच्चों इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, आगे भी हम आपको क्वेश्चन देंगे और आशा है कि वो पार्ट 3 जो होगा वो आपका आखिरी पार्ट होगा। तो अन्य भी सब्जेक्ट हमने बनाए हैं, यदि आपको देखना हो तो उसे जाकर देखिए और अभी से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको अभी से याद तैयार कर लेंगे तो लास्ट टाइम में कहीं भूलेगा नहीं। धन्यवाद।